स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट लेक्चर। अरिथमेटिक अरिथमेटिक बेसिकली क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप लोगों ने स्टडी करना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। उन नंबर्स के आपने डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, लाइक एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, इनको स्टडी करना होता है। अब बेसिकली जो अरिथमेटिक है उसके अंदर ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। हमने अरिथमेटिक्स के अंदर 4 से 5 मेजर चीज़ें हैं या एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स को, देन इन नंबर्स की एवरेज आप लोग देखेंगे, देन इन नंबर्स का आप एलसीएम एचसीएफ को चेक करेंगे, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये अरिथमेटिक के टॉपिक की जान है, मतलब आप यूं समझ लें उसकी रूह है। एपी इज द सोल ऑफ द अरिथमेटिक पोर्शन, क्योंकि एपी के ऊपर बहुत क्वेश्चन, कभी कभी वो 10-10 क्वेश्चन भी एपी के ऊपर देता रहा है एफपीएससी अपने प्रीवियस पेपर के अंदर। जो 20 नंबर का पोर्शन है, 5-5 6-6 क्वेश्चन डायरेक्ट एपी के ऊपर आ जाते हैं। तो एपी के 3 से बेसिक फार्मूलाज हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग कर लें, उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेंगे, आसानी के साथ उसको टैकल कर लेना है आप लोगों ने। देन फ्रैक्शन होगा। तो हम ये 5 से 6 मेजर चीज़ें हैं जो हम अरिथमेटिक के अंदर वन बाई वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। जो नंबर्स हैं बेसिकली ये डिफरेंट काइंड के डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये बेसिकली जो 10 डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, ये आपके पास बेसिक नंबर्स हैं। एक टर्म ना, मतलब इसके साथ इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं न्यूमरल। जो न्यूमरल होता है दिस इज बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स आपके पास ये थे 0 से लेकर 9 तक, ये 10 डिजिट्स आपके पास नंबर था। अब जो आपके पास न्यूमरल होगा इट इज अ कम्बिनेशन और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 731, तो बेसिकली इट इज अ combination of, it is a group of 3 digits, 7 then 3 and then 1। तो ये न्यूमरल हो जाता है। वो जो 10 डिजिट्स हैं सिंगल डिजिट, वो आपके पास नंबर हैं, इनको हम न्यूमरल बोलते हैं। ये आपने थोड़ा सा क्लियर कर लेना है, नंबर और न्यूमरल का डिफरेंस। नेक्स्ट जी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर की बातें बता रहा हूँ। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने स्टडी की हुई हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर आपके पास सबसे पहली टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे गो ऑन सो ऑन, मतलब ये रिपीटेडली इस तरह चलते रहेंगे, एक एक गैप को मतलब नेचुरल वे में 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट। तो ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। देन आपके पास होल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर से पहले आप जीरो लगा दें तो होल नंबर क्या है? बेसिकली जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो जीरो के अलावा आपके पास ये देखें, ये पूरा सेट नेचुरल नंबर का है, एडिशनली तौर पे आपने इसके अंदर क्या लगाई है? जीरो लगाई है, तो आपका होल नंबर बन गया। देन नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर्स की ऑड नंबर। ऑड नंबर बेसिकली कौन से नंबर होते हैं? जो 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है, और या अपने आप के ऊपर भी डिवाइड हो रहे होते हैं। ये ऑड नंबर है आपके पास 1 3 5, ठीक है। और देन आपके पास एक इवन नंबर है, ये है 2 4 6, 2 2 का डिफरेंस है। इनमें भी बेसिकली 2 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। ये ऑड है, ये इवन है। देन आपके पास प्राइम नंबर आ जाता है। प्राइम नंबर बेसिकली कौन से नंबर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इन नंबर में से जो आप से वास्ता या पाला पड़ेगा ना, वो प्राइम नंबर से पड़ेगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद पे डिवाइड हो सकते हैं या जस्ट और जस्ट 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। इनकी ये फैसिलिटी है, ये इनकी ये फीचर है। ये 2 3 5 7, देखें 2 वह ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर में से जो इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, ये बात याद रखिएगा। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, आइए पास में फिर आपके पास 11 आएगा, क्योंकि 9 3 पे डिविजिबल हो सकता है। तो आपने वो बताने हैं जो या खुद पे डिविजिबल हो या जस्ट और जस्ट 1 पे डिविजिबल हो। इसी तरह आपके पास 13 है, 13 जस्ट 1 पे डिविजिबल हो सकता है या 13 के ऊपर हो सकता है। दे आर डिविजिबल बाई 1 और दे आर डिविजिबल बाई देम सेल्फ, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है प्राइम नंबर की फीचर के लिए। ये प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है जी इंटीजर। इंटीजर बेसिकली क्या है? आपके पास होल नंबर है और साथ में नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है। होल नंबर आपको मैंने भी बताया 0 से लेकर 1 2 3 ये चलते रहेंगे। नेगेटिव नंबर आपके पास कौन से हैं? -3 -2 -1, ठीक है। जीरो से आप अबव जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। तो 0 +- 1 आपने इस तरह कभी नंबर पढ़े होंगे, 0 देन आप पढ़ते थे ये +- 1, इस तरह भी इनको लिखा जाता है।
ठीक है, फिर +-2, फिर +-3, इस तरह ये चलते रहते हैं। तो ये वाले जो आपके पास नंबर होते हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें दो तरह के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो वही हैं, जीरो के अलावा अब आप चले जाएं 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर्स लगाते जाएं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस पेज के ऊपर बताया कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो उनके साथ प्लस लगा दें तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा बेसिकली। और नेगेटिव इंटीजर होगा अगर आप इन्हीं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइन लगा दें, पॉजिटिव हटा दें, -1 -2 -3, दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो व्हाट अबाउट जीरो? जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर अ नेगेटिव इंटीजर्स, बट ये इंटीजर्स है। आगे बात में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है जी, ये आपके पीपीएससी और एफपीएससी दोनों एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और ये टर्म है को प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर। एक सेकेंड जी। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, व्हाट इज मीन बाय को प्राइम नंबर। देखें, को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर आपके पास वो आपको देगा, वो आपको कहेगा वेदर दे आर को प्राइम इन नेचर आर नॉट। ठीक है, उन दो नंबर्स का आपने रिलेशन बताना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं 2 और 13 है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं इनकी अगर मैं आपको डेफिनेशन आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूं, जो किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते सिर्फ और सिर्फ वन के अलावा। ठीक है, इनका एक ही फैक्टर बन सकता है वन वाला। अब बेसिकली टू है, ठीक है, मैं आपको कहता हूं आप टू के मुझे फैक्टर बना के दें, तो आप क्या बना सकते हैं, 1 × 2। इसके अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल है? दे हैव नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट वन। मतलब अब ये एक टू हो गया, दूसरा एक इसके साथ आप लोग देख लें 13। अब ये बेसिकली 13 है, तो 13 का कौन सा फैक्टर बनेगा, 1 × 13। और कोई मुझे ये बताएं, और कोई इसका फैक्टर बन सकता है वन के अलावा? इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, जस्ट और जस्ट वन। को प्राइम नंबर दोज नंबर विच हैव नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, जिसमें वन के अलावा जब आप इनके फैक्टर्स बनाए तो वन के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जब आप इनकी फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो इनकी फैक्टराइजेशन में वन के अलावा और भी काफ़ी फैक्टर आ रहे होते हैं, और ये इंडिविजुअल होता है। मैं आपको कह देता हूँ, मुझे आप ना 91 के कंपोजिट नंबर बना के दें, वेदर 91 इज अ कंपोजिट नंबर आर नॉट। तो अब आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले आपको बहुत आसान एग्जांपल लेता हूँ, 4, वेदर 4 इज अ कंपोजिट नंबर आर नॉट। देखिए 4 के आप जब फैक्टर बनाएंगे तो 4 क्या होता है, 2 × 2। बेसिकली 4 कि जब आपने फैक्टर किए तो वो मोर देन टू फैक्टर बन रहे हैं, वन भी बन सकता है। ठीक है, ये देखें, 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, तो टू भी बन सकता है, डबल टू एंड देन वन। तो वन के अलावा बेसिकली टू फैक्टर्स अदर बने, तो हम वन को कंसीडर ही ना करें, वन तो क्योंकि हर नंबर के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली जो 4 है, 4 के अंदर दो कंपोनेंट आ रहे हैं, 2 और 2, तो बोथ दीज आर ऑलवेज प्राइम। तो 2 मैंने आपको बताया है कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अब आप मुझे 3 बताएं, 3 कंपोजिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आप 3 के फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, जस्ट 1 × 3। ठीक है, इसमें 3 जस्ट और जस्ट वन के ऊपर फैक्टर बन रहा है, उसका कोई और फैक्टर तो नहीं बन रहा ना, वो 2 पे आ रहा है ना, वो 3 पे आ रहा है ना, 4 पे आ रहा है, 3 और 1, वो 1 तो कॉमन ही है ना। तो 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनका नहीं होता, इनका 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर में 1 के अलावा और भी दो फैक्टर होंगे तो देन वो कंपोजिट नंबर होंगे। अगर 1 के अलावा और दो फैक्टर ना हुए तो वो कंपोजिट नहीं होंगे, वो जस्ट और जस्ट क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। क्वेश्चन पता है कैसे आता है, वो आपसे ये पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर क्या है, देखें, 1 भी नहीं है कंपोजिट, 2 भी नहीं है, देन आपके पास 3 भी नहीं है, 4 है कंपोजिट क्योंकि 2 2 जार 4। देन आपके पास 5 नहीं है, 6 है, 3 2 जार 6। ठीक है, जिसकी फैक्टराइजेशन होती है और फैक्टर जो करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो खुद भी प्राइम है। जब आप 6 के फैक्टर बनाते हैं तो 6 3 × 2 बनता है, तो बोथ 3 और 2 बोथ आर प्राइम इन नेचर। तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं।
तो इनका आप लोग चेक कर लेना पेपर में ना, इसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है पॉसिबल वे में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्हाट आर फैक्टर्स। अच्छा, अगर अब आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मैं इंशाल्लाह ना, जो क्वेश्चन होंगे वो मैं इस लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह आप लोगों के लूंगा वन बाय वन। व्हाट इज मीन बाय फैक्टर? देखिएगा फैक्टर बहुत आसान है, सिर्फ इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर, हर वो नंबर जो दूसरे नंबर के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है या डिवाइड कर जाता है उसके साथ, तो उसको फैक्टर उस नंबर का बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मुझे 64 के फैक्टर बना के दें, आप लोग खुद बताएं 64 वन के साथ डिवाइड हो सकता है ना? हो सकता है, तो 64 आ जाएगा। 64 को आप 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है 64 को, ठीक है। फिर आपके पास 4 है, 64 4 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 16 4 और 64। देन 8 भी 64 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। देन 16 है, वो भी डिवाइड कर सकता है 64 को। तो 32 है, 64 के साथ डिवाइड हो सकता है। देन 64 डिवाइड्स विद इटसेल्फ। तो ऑल दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ नंबर 64, न्यूमरल 64। तो एक बात कॉमन याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर के आप फैक्टर बनाएं तो एक वो खुद के ऊपर डिवाइड हो रहा होगा, एक वो वन के ऊपर भी डिवाइड हो रहा होगा, उसके अलावा बाकी आपने फैक्टर बनाने। अब जैसे 64 है, इसका एक वन फैक्टर लाजमी होगा, एक 64 हाईएस्ट फैक्टर होगा। ये वाला इसका लोएस्ट फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिवाइड हो सकता है, ये वाला इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा 64 जिसके साथ ये डिवाइड हो रहा है। बाकी ये 2 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, 8 पे भी हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 32 एंड फाइंड आउट देयर मीन। वो अब आपसे कह रहा है जो 32 है, बेसिकली ये एक नंबर है 32, इसके आपने फैक्टर बताने हैं, कितने फैक्टर पॉसिबल बन सकते हैं। तो 32 वन के ऊपर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। फिर आपको पता है 2 के ऊपर भी हो सकता है, 16 टू जार 32। देन आपको पता है 4 के ऊपर भी हो सकता है, 8 4 जार 32, 3 पे नहीं हो सकता, 6 पे भी नहीं हो सकता, 8 के ऊपर हो सकता है, 8 4 जार 32। देन 16 के ऊपर हो सकता है, 16 टू जार 32। देन ये 32 के ऊपर भी अपने आप के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है, जो इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा, ये इसका लोएस्ट फैक्टर है। अब इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? एक, ये दो हो गया, ठीक है, ये आपके पास 4, इसका 3, ये 5, 4, ये 5 और ये 6। तो 1 से लेकर 32 तक इसके जो फैक्टर बन रहे हैं ये 6 फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 32 के। अब आप इनका मीन निकाल लेंगे, तो इन सबको ऐड करके जितने ये नंबर है उस पर डिवाइड कर दें, उसका मीन आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। एक इस तरह की टर्म यूज होती है मल्टीपल। मल्टीपल भी आपको क्लियर करता जाऊं, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल। मल्टीपल किसी नंबर का कैसे ऑब्टेन होता है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद इट्स नेचुरल नंबर। अगर एक नंबर है, उस नंबर को उसके नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेकर ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, वहां तक मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो उस नंबर के मल्टीपल्स बनते जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल इन्फिनिट चलते रहते हैं जब तक वो आपको स्पेसिफिक कंडीशन ना दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मुझे 4 के ना मल्टीपल बना के दें, तो आप 4 को उसके नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे। जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, तो 4 का आप टेबल 10 तक पढ़ते थे, तो वो फर्स्ट 10 मल्टीपल 4 के बन जाएंगे। अगर आप 4 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, 4 वन जार 2, 4 टू, आप ये देखें 4 वन जार 4, 4 को हमने उसके नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 वन जार 4। देन 4 टू जार 8, 4 थ्री जार 8। ये बेसिकली 1 2 3, हम ये नेचुरल नंबर है। हमारे पास टर्म थी मल्टीपल, हमने निकालने थे 4 के, तो हमने 4 को मल्टीपल बनाने के लिए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसका टेबल। मैं आपको कहता हूं मुझे आपने 4 के फर्स्ट 4 मल्टीपल बना के देने हैं, तो वो जो बेसिकली 4 मल्टीपल बनेंगे आपके पास, वो 4 को आपने 4 नेचुरल नंबर 4 तक मल्टीप्लाई करना है। 4 4 वन आर 4, 4 टूज आर 8, 4 थ्रीज आर 12 एंड 4 फोर्स आर 16, ठीक है। ये आपके पास चार, वो आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, वो आपको कहेगा 2 6 10 4 8 12, ठीक है। तो आपने हमेशा मल्टीपल के लिए एक प्रिंसिपल याद रखना है, आपने जिस नंबर का आपको मल्टीपल कहे आपने उसको क्या करना है, हमेशा नेचुरल नंबर
वो जितने होंगे उसे मल्टीप्लाई करने, वो आपको बताएगा कि पहले 4 बनाने तो आप पहले 4 नेचुरल नंबर से करें, पहले 8 बनाने तो पहले 8। अब ये देखें नेक्स्ट में उसने क्वेश्चन किया हुआ है द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। 17 के फर्स्ट 5 तो 17 वंस, ये 2 हो गया, ये 17 3 हो गया, ये 4 हो गया, देन ये नीचे क्या हो जाएगा 70 इंटू 5, 85 हो जाएगा। ये बेसिकली आपके 17 के मल्टीपल आ गए। इसी में एक ये क्वेश्चन है, बल्कि ये मैं आपको अभी बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है और आ चुका है एग्जाम के अंदर। ये मैंने जहाँ पे एफपीएससी लिखा हुआ है ना, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, एफपीएससी के आ चुका है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये देखें पेपर में कैसे आया पड़ा है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो मतलब वो 3 का टेबल है, एक बात ये क्लियर याद रख लें। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में कोई बात आ रही है। मल्टीपल एंड लेस देन डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ 4। लेस देन डबल ऑफ, पहले आप देखें डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 जो है, स्क्वायर ऑफ 4 होता है, 4 का स्क्वायर जब आप लोग निकालते हैं वो क्या हो जाता है 16। ये तो आप सबको पता है ना। तो डबल ऑफ स्क्वायर 16 का डबल जब करेंगे तो वो हो जाएगा क्या 32। इसका ये मतलब है जो आखिरी बात है ना डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, इसका मतलब है 32। अब वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और लेस देन डबल ऑफ स्क्वायर से कम हो, मतलब डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 से कम हो। डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 है 32, 32 से आपने लेस नंबर ढूंढना है जो 3 का मल्टीपल हो। तो देखें 14, ये तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है। दो मल्टीपल आ रहे हैं 18 और 24, ये 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। 32 से कम ये दो नंबर हैं, ये तो मल्टीपल है ही नहीं ना, ये तो डिवाइड ही नहीं होता, एक तो है ही गलत। और ये 32 उसने खुद ही दे दिया, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म। तो आपके पास आप 50% चांस है आपका क्वेश्चन कौन सा ठीक हो सकता है ऑप्शन। अब क्लोज आपके पास 18 और 24 में से 24 है 32 के क्लोज, लेस देन 32। तो आपका राइट आंसर होगा 24। ये आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलें जी लेट्स स्टार्ट, हम अपने सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट लेक्चर हमारा अभी कंटिन्यू हो रहा है। इसमें 2 से 3 पहले टर्म्स हैं, वो टर्म्स आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। देन मैं आपको कुछ ना डिविजिबिलिटी के रूल बताऊंगा कि जब आपने डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना होता है तो आपको ये पता हो कि ये नंबर कैसे डिविजिबल हो सकता है। शॉर्ट रूल्स हैं जो हर जगह पे काम आ सकते हैं आप लोगों के खसूसी इन एग्जाम के अंदर। अब सबसे पहले एक टर्म है डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइडेंड वो नंबर होता है जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी नंबर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आपका जो 6 होगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, 6 आपका डिवाइडेंड हो गया। देन डिवाइजर एक टर्म होती है द नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। अब जो आपके पास नंबर है उसको आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 आपका डिवाइजर हो गया। अब डिवाइड करने के बाद जब आपने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 3। ठीक है, द नंबर सॉरी जो ऑब्टेन्ड होगा, द नंबर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन का प्रोडक्ट होता है वो आपके पास कोएफिशिएंट होता है। जब आपने किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड कर लिया, जो बाकी आपके पास होगा या जो भी रिजल्ट आएगा डिवीजन का, वो आपके पास बेसिकली कोएफिशिएंट होगा। द नंबर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज नोन एज कोएफिशिएंट। ये 3 टर्म्स आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब मैं इनके रूल्स की तरफ चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना। रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी। फर्स्ट रूल है 2 के लिए, वो आपसे ना क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको नंबर दे दे, वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इस तरह की स्टेटमेंट हो। तो 2 के लिए ये होगा, 2 में जो भी नंबर होगा या तो वो इवन वाला होगा, अगर वो नंबर इवन आ रहा है तो वो 2 पे डिविजिबल होगा, एक बात ये सेट क्राइटेरिया है। या उसके एंड में जीरो आ रहा है, यूनिट प्लेस अगर उसकी क्या आ रही है जीरो आ रहा है, जैसे 10 है 20 है 100 है, ठीक है 70 है, तो अब या यूनिट प्लेस में इवन नंबर आ रहा है, ये देखें एंड में 2 आ रहा है, 238 2 आ रहा है, तो ये ऐसे नंबर हैं या इवन नंबर्स हैं एंड में, या फिर जीरो आ रहे हैं, तो ये बोथ आर डिविजिबल बाई 2। तो इस सूरत में ये जो नंबर होगा वो 2 के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या रूल है, 3 के ऊपर कौन सा नंबर या 3 के नंबर्स के ऊपर डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिए हों आपने उसका सम करना है। सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 321, अब आपस में 3 डिजिट्स हैं, 3 + 2 + 1, आप इनको जमा करें।
3 + 2 5 एंड 5 + 1 6। तो अब 6 को आपने क्या करना है, डिविजिबल कर लेना 3 के साथ। अगर इनका सम 3 के साथ डिविजिबल है तो वो नंबर 3 के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा पॉसिबल। अब जैसा कि ये है 369 एक बड़ा नंबर है, वो आपको ऑप्शन में कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, चार ऑप्शन हो तो आपने जो ऑप्शन में होंगे उनमें हर एक नंबर को, उनके जो डिजिट हैं उनको ऐड करें, उनको ऐड करने के बाद चेक करें कि वो 3 के ऊपर डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा। अब जैसा कि 369 था, 9 एंड 6 कितना होता है 15, 15 + 3 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3। आपको पता है 6 3 आर 18, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। ये 3 का रूल है उन नंबर्स के लिए जो 3 के ऊपर डिविजिबल होते हैं। देन 4, 4 के नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। 4 के लिए जो बात है वो आपने याद रखनी है, हर वो नंबर जिसके लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, एवरी दोज नंबर, एवरी दोज नंबर्स जिनके लास्ट टू डिजिट्स क्या हों 4 के साथ डिविजिबल हो, वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो सकता है 4 पे डिविजिबल है। अब देखें एक नंबर है 725 324, अब इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं 24। अगर आपको वो कह देता है कि चेक करें कि ये 4 पे डिविजिबल है, तो आपने लास्ट टू डिजिट्स को पकड़ना है। अगर लास्ट टू डिजिट्स 4 पे डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है, अगर वो 4 पे डिविजिबल नहीं है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। ये टेंटेटिव रूल्स बनाए गए हैं डिवीजन के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी, मैं थोड़ी सी स्पीड रख के बैठा हुआ हूँ तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। ये नोट्स भी आपको हैंड आउट्स मिल जाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी विद इन ड्यू टाइम। सॉरी जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रूल 5 के लिए। 5 किन के ऊपर डिवाइड होगा, हर वो नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो वो 5 के ऊपर डिविजिबल होगा। अब देखें ये इतना बड़ा नंबर है 5 3 2 1 0 9 5, एंड में देखें 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 के ऊपर डिविजिबल होगा, या एंड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो वो क्या होगा नंबर डिविजिबल होगा 5 के साथ। आपकी एक कंडीशन पूरी हो रही है तो वो नंबर डिविजिबल होगा क्योंकि और लिखा हुआ है। 6 के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 7 वाला तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 6 के लिए है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। पहली बात वो 2 के ऊपर डिविजिबल होना चाहिए, जो 6 पे नंबर डिवाइड हो सकता है वो पहले 2 पे डिविजिबल हो, फिर उसके जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए, मतलब वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 पे भी डिवाइड हो, 2 के डिवाइड होने के लिए इवन हो सकता है या 0 हो सकता है एंड में। पहली बात 6 के लिए दो बातें हैं, वो नंबर 2 पे भी डिवाइड हो, वो नंबर 3 का मल्टीपल भी हो, उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं जब आप उन डिजिट्स का सम करें उस नंबर्स के डिजिट्स का तो वो 3 पे भी डिवाइड हो। अब देखें 342, मैं इसको 261 को रिमूव कर देता हूँ, ये देख 342 है। अब 342 एंड में क्या है 2, तो ये 2 वाला रूल था इवन और 0 इन यूनिट प्लेस, तो ये 2 पे तो डिविजिबल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि वेदर दिस नंबर, इसका जो डिजिट्स है उसका सम मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं है। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो दिस नंबर स्टैंड्स करेक्ट अगेंस्ट द रूल 6 कि ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और जो इसके डिजिट्स हैं उनका सम है वो बेसिकली 3 का मल्टीपल भी है। अब जैसा कि ये 63,924 है, ये नंबर लास्ट में देखें तो इवन नंबर आ रहा है 2 पे भी डिविजिबल है। जब आप इसका सम करते हैं डिजिट्स का 6 + 3 9, 9 + 9 18 + 2 20 एंड 24, वेदर 24 इज डिविजिबल बाई 3, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 8 4s आर 24, 8 3s आर 24, तो ये आपके पास 6 के लिए पॉसिबिलिटी है। ये 261 रॉन्गली स्टेटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी आपके पास 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वेदर दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, तो वो आपने बताना होता है कि चार नंबर में से नीचे वाला कौन सा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। देखिए 7 के लिए ये पॉसिबिलिटी है, जितना बड़ा नंबर हो आपके पास एक बात याद रखिएगा, मेक डबल ऑफ लास्ट डिजिट। हमेशा आपने जो लास्ट डिजिट होगा राइट साइड पे उसका पहले डबल कर लेना है। नंबर 2 डिजिट वाला आपके पास है, 3 डिजिट वाला है, 4 डिजिट वाला है। 3 डिजिट वाला है तो पहला कर लेंगे बाकी दो बच जाएंगे, 4 वाला है तो पहले को करेंगे राइट साइड वाले को डबल, बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे रेस्ट ऑफ नंबर। अब क्या करें, जिसको आपने डबल कर लिया है उसको आपने सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रेस्ट नंबर रिमेनिंग नंबर। सॉरी जी। अब देखें आपके पास एक नंबर था 686, ये नंबर है आपके पास 686। मैंने आपको कहा जो फर्स्ट नंबर है उसका आप डबल करें, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, ये देखें ये मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया।
जो बाकी नंबर है 68, उसमें से उस 12 को जो आपने डबल किया माइनस करें तो आपके पास कितना आ रहा है रिमाइंडर 56। तो आप ये चेक करें जो नंबर आपके पास आ रहा है माइनस करने के बाद वो 7 का मल्टीपल है या नहीं है, वो 7 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं है। अगर वो 7 पे डिवाइड हो सका तो आपका जो पूरा नंबर होगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। तो 686 नंबर है, आपने 6 का डबल किया 12, 68 रिमेनिंग था उसमें से 12 को माइनस किया 56। तो 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 56, 8 7 आर 56। आगे बात समझ। तो 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो दैट नंबर 686 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर 7। आई थिंक यू शुड बी क्लियर ऑन दैट पॉइंट। नेक्स्ट जी हमारे पास आ रहा है 8 9 और 10 के लिए रूल। 8 के लिए क्या है जी, आपके पास लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 और लास्ट 3 डिजिट 0। अगर वो आपको कहता है कि आपके पास ये नंबर है, ये चेक करके बताएं कि ये 8 के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने दो बातें चेक करनी है। अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स में 0 आ रहा है, लास्ट 3 डिजिट उसके 0 हैं, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाई 3। या उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो क्या हो, डिविजिबल बाई 8 हो, तो ये 256 है, बेसिकली ये 8 के ऊपर डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, ये आप 8 का जो टेबल है बेसिकली इसके ऊपर डिवाइड करके देख लें। 256 को अंदर रखें और 8 को बाहर रखें। 8 थ्री पहले आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, तो आसानी के साथ ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 32। आंसर आएगा। 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आपको जितना बड़ा नंबर दिया हुआ हो, अब ये देखें ये नंबर है, वो आपको कह दे कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो आपने इस नंबर में डिजिट देखने हैं, ये 3 है, ये 3 एंड सबको जमा करें। 3 3 4 5 6 7 3 5, इन सबको आपने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 4 के साथ, 9 के साथ। वो 9 के ऊपर डिविजिबल है तो फिर वो पूरे नंबर के ऊपर डिविजिबल होगा। अगर उन डिजिट्स का जो सम है वो 9 के ऊपर डिविजिबल नहीं है तो फिर वो पूरे नंबर्स के ऊपर डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 9 के लिए रूल है। 10 के लिए ये है कि वो जो नंबर है उसके एंड में क्या आ जाए, चुप करके 0 लगा दें। अगर उस नंबर के एंड में 0 है तो समझ लें कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10। तो ये रूल्स हर के लिए अलग अलग होगा, जो अब मैंने आपको बता दिया, आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, बाजों का 2 वाला 10 के साथ भी आ रहा होता है, तो उसने आपको एक ऑप्शन देना है, या 2 का देना है या 10 का देना है, आपने इन रूल्स को बस याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कन्वर्जन्स। ठीक है, ये बाइनरी से डेसिमल की तरफ कन्वर्जन आती है, डेसिमल से बाइनरी की तरफ आती है। ये थोड़ी सी आपने देख लेनी है। फॉर एग्जांपल बाइनरी से डेसिमल की तरफ चलते हैं, मैं आपको कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा, टू दी पॉइंट ही बता रहा हूँ कि ये कन्वर्जन कैसे करनी होती है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है ये आपके पास नंबर है बाइनरी में, इसकी बेस 2 है बेसिकली, आपने इसको डेसिमल में बदल के देना है। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड ये होता है। अच्छा, ये बाइनरी है तो इसको डेसिमल में कर सकते हैं आप। एक होता है ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल में होता है कि उसकी बेस में क्या होता है, 8 होता है, ये याद रखिएगा। अब ये देखें 1101 बेस 2 है, ये नंबर है, वो आपको कहता है कि ये बताएं कि ये डेसिमल में इसकी वैल्यू किस नंबर के बराबर होगी, 10 के, 12 के, 13 के, 15 के, या नन ऑफ दीज। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, देखें ये टोटल इसमें डिजिट देखें, 4 डिजिट्स हैं। हर डिजिट को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ प्लस लगाते जाना है। फर्स्ट नंबर है 1, ये वाला, इसको पकड़े 1 मल्टीप्लाई 2 कर लें, ये इस बेस के साथ मल्टीप्लाई, देन लगाएं प्लस, देन दोबारा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन प्लस, देन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन प्लस, देन 1 इंटू 2 अगेन करें। अब देखें आपने 4 डिजिट्स को कर दिया। राइट साइड से पहले जो बेस है उसके ऊपर पावर ग्रांट करें, आप पावर अलॉट करें 0 से। इधर 0 आ गया, इधर पावर क्या आ जाएगी 1, इधर पावर 2 आ जाएगी, इधर पावर ये आपने खुद से लगानी है 0 1 2 3 4, ये जितने बड़े होंगे आप चलती जाएगी। अब आपके पास टोटल 4 डिजिट्स थे, तो क्योंकि आपने 0 से शुरू किया तो आपने मैक्सिमम पावर एक उससे कम जाएगी, जितने डिजिट्स होंगे, तो 3 तक जा रही है, देखें 3 तक। अब 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, देन 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 13। अब ये बाइनरी में ये था नंबर और इसका आंसर डेसिमल में आपके पास बन रहा है 13।
अब सेम मैं अगर आपको कहता हूं कि मुझे आप 13 को कन्वर्ट करके दें बाइनरी में, बेस फॉर्म में, ठीक है, तो फिर आपने कैसे करना है? अब 13 ऊपर रखें, 2 पे डिवाइड करें, तो देखें 6 टू के ऊपर जब आप इसका टेबल देंगे तो 6 का जाएगा, 6 2 जार 12, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा? ये 1 आ गया। फिर दोबारा 3 का 2 के साथ, 3 2 जार 6, रिमेनिंग आपके पास बचा 0। फिर 1 का 2 से करें, 2 1 जार 2, रिमेनिंग बचा आपके पास 1। अब ये आपका रूल ये होता है, इधर से आपने ऊपर की तरफ चले जाना है, जो नंबर आपके पास बच रहे होते हैं उनको लिख लें, लास्ट रो से इस साइड पे अबव वर्टिकल पोजीशन में आपने देखना है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, 1 1 0 1, रिमेनिंग यही था। आपने इसको किस बेस के साथ डिवाइड किया है? 2 के साथ, ये 2 लगा दें, तो वो आपका 13 का ये कन्वर्जन इधर आ जाएगा। ये बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये जस्ट आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। वो नंबर पूछ लेता है तो फिर कैंडिडेट्स को क्या होता है, परेशानी हुई बैठी होती है कि यार ये कैसे है। ये बेसिक है, हम लोगों ने 6 7 में जब पड़ी होगी, अब हमें याद भी नहीं होगा। हमें भी पहली बार में नहीं याद था, ये चीज़ें बार बार करने से आप लोगों ने प्रिपेयर करनी होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है दी एलसीएम और एचसीएफ। इसके ऊपर भी आपके पास नंबर में से क्वेश्चन आया पड़ा है, एलसीएम और एचसीएफ से। ये देखें, एचसीएफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या प्राइम फैक्टर मेथड से या आप डिवीजन मेथड से, ठीक है। और एलसीएम आपके पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर मेथड से आपने हमेशा छोटे नंबर्स को निकालना है, वरना मेजर जितने भी नंबर्स हैं या बड़े नंबर्स होते हैं उनके लिए आपने डिवीजन का मेथड यूज करना होता है। प्राइम फैक्टर से ये है, आप दो नंबर हैं आपके पास, 12 है और 18 है, तो इनमें आप फैक्टर बनाएं, 2 2 जार 4 4 2 3 जार 12, ठीक है। और 18 का जब बनाएंगे, 2 3 जार 6 6 3 जार 18, तो इनमें कॉमन कौन से हैं? ये प्राइम फैक्टर क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्राइम नंबर से स्टार्ट होती है, 2 से 3 से 5 से, ठीक है। तो इनके फैक्टर आपने यहाँ से बनाने हैं, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब ये वाला एक 2 कॉमन आ रहा है और ये वाला एक कॉमन आ रहा है 3, दोनों प्राइम नंबर। तो दो प्राइम नंबर हैं 2 और 3, तो 2 3 जार क्या होता है? 6। तो आपका 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। डिवीजन मेथड से अगर आप करें तो मोस्टली मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा आप डिवीजन मेथड यूज किया करें, क्योंकि उधर एग्जाम में बड़े नंबर आते हैं एचसीएफ जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। 18 को अंदर रखें, 12 को बाहर रखें, 12 1 जार 12 हो जाएगा, नीचे बचेगा 6, जिसके साथ डिवाइड किया था उसको आप अंदर रखें 12, तो 6 2 जार क्या हो जाता है? 12। तो जो आपके पास लास्ट डिवाइजर होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। जो लास्ट डिवाइजर होगा, जब आपने इसको 2 पे डिवाइड किया, 12 बच गया, 6 था, जब आपने इसको डिवाइड करना है आप 2 पे 3 पे, फॉर एग्जांपल ये 2 पे नहीं होता था, फिर और आप डिवाइड करते, नेक्स्ट 6 अंदर रख देते, फिर चलता रहता, जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। अब आप देखें दोनों मेथड से एचसीएफ सेम आया है। एलसीएफ की तरफ चलें तो 12 और 18 ये वही बेसिक मेथड है पुराना, 2 पे डिवाइड करो, 3 पे चलते जाओ, तो वो आपका ये रिलेशन बढ़ता जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, एक फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर वो आपको पेपर में क्वेश्चन दे दे, दो नंबर का प्रोडक्ट ये है, उसका एलसीएम ये है, उसका एचसीएफ निकाल के दें, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। या आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दे और एचसीएफ दे दे, तो आपने एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ को उधर भेज के डिवाइड कर देना है। या आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दे, ओके, एलसीएम 12 है, एचसीएफ 5 है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर? तो आपने एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये बेसिक फार्मूला है, आप लोगों ने सब ने इसको प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन इससे मोस्टली आ चुके हैं एलसीएम एचसीएफ से। ये मैंने आपको वैसे बता दिया कि अगर आपको वैसे जिसको नहीं पता एलसीएम एचसीएफ तो वो इनको देख ले। अब ये मैंने फार्मूले को फर्दर मतलब स्प्लिट किया हुआ है। एक आपको एचसीएम एचसीएफ निकालना होता है या एलसीएम निकालना होता है, तो प्रोडक्ट को ऊपर नीचे रखें, जो चीज़ दूसरी है उसको नीचे रखें, जो फाइंड आउट करनी है उसको आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है? दो क्वांटिटी के दरमियान एक तरह की रेशियो ही होती है, उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक टॉप वैल्यू होती है और एक लोअर वैल्यू होती है। जो अपर वैल्यू होती है उसको आप न्यूमरेटर बोलते हैं, जो लोअर वैल्यू होती है उसको आप डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर ना फ्रैक्शन की टाइप्स बनती हैं, जैसे प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ठीक है, मिक्स्ड है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर मतलब अपर वैल्यू छोटी हो, लोअर वैल्यू बड़ी हो। ये देखें,
न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब आपका न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये 2/3, न्यूमिनेटर आपका स्मॉल है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, 5/7। तो जब आप इन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी आती है, ये पॉइंट में आता है, लेस देन 1 होता है इनका आंसर। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसकी अपर वैल्यू छोटी हो और लोअर वैल्यू बड़ी हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अपर वैल्यू बड़ी हो और लोअर वैल्यू क्या हो, छोटी हो, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन। अब इसी को उलट कर दें, 3/2, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो इस फ्रैक्शन का आंसर ग्रेटर देन क्या आता है, 1। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड, होल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं, आप यूं समझे, वैसे तो जीरो से हैं, इस फ्रैक्शन के अंदर 1 वाले होंगे। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये देखें, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2 और साथ में होल नंबर के कंपोनेंट है 0, 1, 2, तो 1 आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होगी, बट ये शर्त याद रखनी है, उसके अंदर साथ में जो फ्रैक्शन होगी वो आपके पास प्रॉपर है, जिसमें न्यूमिनेटर स्मॉलर है, आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6 और 6 + 1 7/3, इन नीचे वालों साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे और साइड वालों को, और ऊपर और साइड वाले के साथ क्या कर लेते हैं, जो आंसर आता है ऐड अप करके दोबारा डिवाइड कर देते हैं नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ। अब आ रहा है कंपाउंड फ्रैक्शन, ये आपके क्वेश्चन में आती है, एक फ्रैक्शन हो उसकी दोबारा फ्रैक्शन बनानी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। जैसा कि 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, तो ये 3/4 या 3/5 आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो इसका आपने दोबारा 1/3 लेना है, तो इसका निकालने के 1/3 मल्टीप्लाई 3/5, तो वो क्या क्या हो जाएगा आपके पास, 3/15। तो ये फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट लेक्चर है, आप लोग थक गए होंगे, कोई नहीं, बस ये 2 पेजेस हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको आंसर करूंगा 1/1। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन देखिएगा, या न्यूमिनेटर की अलहदा फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में ना हो, या न्यूमिनेटर की ना हो, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन हो, या दोनों की अलग अलग फ्रैक्शन हो। देखें यहाँ पे 2/3/5 था, तो न्यूमिनेटर फ्रैक्शन में था, डिनोमिनेटर नहीं था। यहाँ पे है 2/3/5, ठीक है, यहाँ पे दोनों की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है, तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स। ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है अगर पॉइंट्स के अंदर हो। अब ये आप देखें, आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आता है, 4/9 ऑफ अ नंबर इज 12। 4/9 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 4/9 जब आप निकालते हैं वो 12 है, व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर कौन सा है। तो आप इसी स्टेटमेंट को पकड़े, 4/9 ऑफ अ नंबर, वो नंबर आपका सपोज करें एक्स है, इज इक्वल टू 12, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 4/9 ऑफ अ नंबर, नंबर एक्स है, उसका जब आप नंबर का एक्स का 4/9 निकालते हैं तो वो 12 के इक्वल है, तो नंबर निकालें, तो ये 4/9 को उधर भेज दें, 9/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, 4 1 4 4 3 12, 3 9 27, तो एक्स आपके पास कितना आ रहा है, वो नंबर 27। अब 27 का आप 4/9 निकालें ना आप सारे, तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें दूसरी पॉइंट समझ लें फ्रैक्शंस के अंदर, अब एक क्लास है, जर्मन क्लास है, जर्मन क्लास मतलब सब्जेक्ट है, ये जर्मन लैंग्वेज की बात हो रही है, जर्मन नेशन की नहीं। जर्मन क्लास है 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ क्लास बॉयज। अब देखें, क्लास के बॉयज की फ्रैक्शन की उसने बात की है, तो बॉयज ऊपर रखेंगे आप लोग, बॉयज की जो फ्रैक्शन होगी वैल्यू होगी, और जो ओवरऑल क्लास की स्ट्रेंथ होगी वो नीचे होगी। अब देखें बॉयज हैं 12, तो 12/30 हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। और इसी तरह गर्ल्स की अगर आपको कहते तो आप 18/30 रखते, क्योंकि 30 तो हो गया, 18 + 12 दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ क्लास की हो गई। बॉयज के केस में टोटल बॉयज 12 हैं, गर्ल्स के केस में टोटल गर्ल्स 18 हैं, दोनों का कंबाइंड 30 होता है, तो इंडिविजुअल ओवर टोटल करके आप इनकी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपसे पूछा जाता है सर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। दो फ्रैक्शन आपको दी जाती हैं, वो कहते हैं इनमें से ग्रेटर कौन सी है। तो क्या करना होता है, फर्स्ट पहली फ्रैक्शन है ना, फॉर एग्जांपल 2/5, दूसरी है 3/7, तो पहली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 7 2 होता है 14। फिर इस फ्रैक्शन को पकड़ें, इसके न्यूमिनेटर को दूसरी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, जिसका वैल्यू आंसर ज्यादा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो इसका मतलब है 3/7 वाली फ्रैक्शन का आंसर 15 आ रहा है, 2/5 का 14 आ रहा है, तो 15 बड़ा होता है नंबर और 14 छोटा होता है, तो 3/7 आपके पास क्या होगी, मेजर फ्रैक्शन होगी। और एक क्वेश्चन ये है,
ये पास पेपर में एफपीएससी में आ चुका है। विच फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली मिड अवे, यानी मिड वे है, दो फ्रैक्शन के दरमियान में आपने मिड वे निकालना है, तो उन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, उन 1/3 एंड 3/4 ये दो फ्रैक्शन है, इनको आप ब्रैकेट में ऐड कर लें, आपस में इनका एलसीएम लें, और इसका जो भी आंसर है उसको आप 1/2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड वे आ जाएगा बिटवीन टू फ्रैक्शन। तो ये आपके पास फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एवरेज की तरफ। एवरेज बहुत आसान है। एवरेज बेसिकली क्या होता है आपके पास, सम ऑफ द ऑल नंबर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। बट पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा और आता है, उसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहला आएगा 5, दूसरा आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, तीसरा 5 का मल्टीपल 5 3 मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर के साथ 15 आ जाएगा, फिर आपके पास 20 आ जाएगा, देन आपके पास क्या आ जाएगा 25। ये 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बने हैं, 5, ये आपके पास 10 हो गया, ठीक है, ये आपके पास 15, 20 और ये 25, ये आपके 5 मल्टीपल, इनको आप सबको ऐड करें, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज आ जाएगी फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 की। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है या टैकल करना है एग्जाम के अंदर। अच्छा, अब आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन है, ये फार्मूला है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, उसका फार्मूला है n+1/2। सुनिएगा कैसे इसको आपने इंप्लीमेंट करना है। वो आपको कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब आपने उसने आपसे पूछा जो पहले 100 नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक, उसकी एवरेज कितनी बनती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एन क्या है, यहाँ पे एन है वो नंबर, 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितने बनने हैं, 100 ही बनेंगे ना। तो यहाँ पे आप लगाए 100, 100+1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 50.5। तो मतलब 1 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर हैं, जब आप इनकी एवरेज निकालते हैं तो वो क्या आएगी आपके पास 50.5 आएगी एवरेज। और 100 नंबर हैं, इन सबको जमा करें, 1+2+3+5, टोटल 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको ये शॉर्ट फार्मूला बताया है n+1/2। जितने नंबर्स हों +1/2 कर दें तो वो उस नंबर की वहां तक क्या आ जाएगी आपके पास, एवरेज आ जाएगी। थोड़ा सा इसको आपने समझना है जी, फिर मैं आपको एफपीएससी का एक क्वेश्चन सॉल्व करूं जो एग्जाम के अंदर आ चुका है। अच्छा, मैं आपको इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं सुना रहा, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। जब आप पेपर में जाएंगे ना, या प्रीवियस बैच के बच्चों से आपको मिलेंगे तो आप उनसे पूछेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन जिस डोमेन में करा रहा हूँ इससे हट के क्वेश्चन नहीं आना, ये मेरी मतलब बहुत अच्छी, आप यूं समझ लें, एक सिफत है। क्योंकि मैं पेपर को उस हिसाब से स्टडी कर चुका हूँ कि मैं इतनी बार इसके लिए अपेयर हो चुका हूँ, क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने अपने आप को इंट्रोडक्शन नहीं दिया, पता नहीं दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर जाके बताएगा कि हाँ आपने सही ट्रैक्शन में या सही ट्रैक के अंदर क्या किया था, खुद को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट है जी, सम ऑफ 10 नंबर इज 550, फाइंड देयर एवरेज। एवरेज का फार्मूला देखें, सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे आपको सम पता है, ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पता। नंबर आपके पास, सॉरी, सम आपको नहीं पता, एवरेज नहीं पता, सम आपको पता है, नंबर ऑफ वैल्यूज पता है, तो आप एवरेज का फार्मूला लगाएं, सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास आ जाएगा। अगर आपने सम निकालना हुआ हो, एवरेज आपको दी गई हो, तो फिर आप क्या करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो आपके पास ये वाला सम का फार्मूला ये बन जाएगा। इस फार्मूले को आपने यूज करना सीखना है, जैसे आप नीचे वाले क्वेश्चन में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पास पेपर का क्वेश्चन है, वो कहता है इन द फर्स्ट 110 ओवर्स, फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम जो रन रेट थी वो 3.2 थी फर्स्ट 10 ओवर्स में। व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। पहले 10 ओवर में रन रेट थी आपके, रन की रेट थी 3.2, नेक्स्ट 40 ओवर में वो कहता है कितनी रन रेट हो कि आप 282 का टारगेट अचीव कर लें। देखें, फर्स्ट 10 ओवर्स का पहले स्कोर निकाल लेना। अच्छा, अब देखिएगा, कल से जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, मैंने आपको क्वेश्चन एंड में लेने हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एवरेज का फार्मूला सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे आप, उसने आपको नंबर ऑफ टर्न तो बताई हुई है कि टर्न है, एवरेज भी बताई हुई है, रन रेट 3.2 है, ये नहीं बताया कि एक्स कितना है।
तो आप एक्स निकाल लें, तो पहले 10 ओवर्स का स्कोर आपके पास बन रहा है 32। अब बाकी आपने 282 में से 32 तो हासिल कर लिया, अब इसको रिमेनिंग निकालें, तो बाकी बचेगा 250। और आपके पास ओवर्स कितने बचेंगे, 10 तो आपने खेल लिए, बाकी बचेंगे 40, तो 250 को 40 पे डिवाइड करें, तो आपको हर ओवर में 6.25 की रन, 6.25 के हिसाब से आपको रन रेट मेंटेन करनी पड़ेगी टू अचीव द टारगेट ऑफ 282। तो ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, जो आपने जस्ट और जस्ट एवरेज के फार्मूला से क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और जब आपसे फिर इस तरह के टेस्ट लूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जानी है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जी इस लेक्चर का, अरिथमेटिक का, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, ये एक सीरीज ऑफ वैल्यूज है, सीरीज ऑफ नंबर है जिनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11। अब इन सब में देखें आप, डिफरेंस इनमें क्या आ रहा है, +2 का। 1 से 3 में गए तो आपका +2, सेम डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 3 से 5 में गए तो फिर +2। जितने भी नंबर्स हैं ये सारों में आपने +2 का डिफरेंस मेंटेन किया, तो इसको बोलते हैं एपी। इसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ पड़ा कि एपी उन नंबर की सीरीज को कहते हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन एडिशन हो, कॉमन मल्टीप्लिकेशन हो, कॉमन डिवीजन हो। तो कॉमन डिफरेंस होता है, ये देखिए सब में कॉमन डिफरेंस इतना आ रहा है। अच्छा, ये जो आप सीरीज बनती है नंबर्स की, इसको एपी बोलते हैं, ये सिंपल एपी है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए बोलते हैं, ये एपी की लास्ट टर्म है। हाईएस्ट टर्म होगी उसकी लास्ट टर्म, और उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो उसकी लोएस्ट टर्म है। अब फार्मूला एक हमने निकालना है, वो आपको कह दे इस तरह की एक सीरीज दे दे, और वो आपको कहे फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, तो आपके पास फार्मूला है। देखें, ये आपके पास, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सम ऑफ एपी आपने निकालना है, आपके पास फार्मूला है n/2 मल्टीप्लाई ए प्लस एल। एन होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास। देखें 1 3 5 7 9 11 13, टोटल कितनी है, 9 टर्म है, 6 है, 5 इनको गिन लेना है। ए होगा आपके पास फर्स्ट टर्म, ये देखें जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका ए होगा, और जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या होगा, एल होगा। तो ए प्लस एल, इधर 1 रखेंगे, इधर 13 रखेंगे, और इधर एन टोटल ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, 6/2 कर लें, और अंदर वालों को सॉल्व करके इधर 3 के साथ कर लें, 6/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी के साथ एपी का सम निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें 1 3 5 7 9, ये आपके पास एक मैंने छोटी सी एपी दी है। इसमें टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5, एन हो गया 5। एल आपके पास लास्ट टर्म 9 है, ए आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 है। फार्मूला लगाएं, सम ऑफ एपी n/2 ए प्लस एल, n/5/2 हो जाएगा। ए आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 1 है, और लास्ट टर्म आपके पास एपी की 9 है। 9 + 1 10, 10/2 इज इक्वल टू 5, 5 आर 25। ये आपके पास इस एपी का सम जो है वो 25 आ रहा है। देखिए आप इसको जमा कर लें तो वो 25 बनेगा। ये तो क्योंकि छोटी है और आसान है, इस वजह से आप वैसे भी जमा करके निकाल सकते हैं सम। जब आपके पास कॉम्प्लिकेट या टफ आ जाए तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है टू डिटरमिन द सम ऑफ एटीपी, अपना एपी। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बस इसी को अंडरस्टैंड कर लें, आपके लिए इनफ होगा जी। अब आपके पास वो आपको कह देता है कि आपके पास ये एपी है, ठीक है, 17 26 35 350 तक। अब आपको ये नहीं पता, वो कहता है 350 तक जब आप जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। इसका एक रूल ये होता है कि आप इसमें देखें, पहली दो में डिफरेंस कितना है, 9 का, अगली का भी 9, तो 9 9 का डिफरेंस लेते चलें 350 तक, फिर काउंट कर लें कितनी टर्म है। तो वो बड़ा एक टीडियस काम है, तो उसके लिए फार्मूला होता है an = a+n-1 × d। ए एन होता है जो लास्ट टर्म आपको एपी की हाईएस्ट बताई होती है, वो आपने लास्ट इधर रखनी है, जहां तक आपने nth नंबर ऑफ टर्म होती है वो आपको नहीं पता भी क्या है, वो आपने इधर वैल्यू रखनी है 350। ए आपके पास वही फर्स्ट एपी की टर्म है, 17 आ जाएगा। n+1, एन आपने नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, -1 आ गया। और डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है, इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है, पहली दो में देखें, थर्ड में देखें, आपको पहली दो में जब डिफरेंस होगा वो सब एपी में कॉमन होगा। तो 9 है तो +9 आपने यहाँ पे लगा दिया। जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, 9 के परसेंट डिवाइड किया तो 38 टर्म बनेगी, मतलब 17 से लेकर 350 तक पहुंचते हुए 9 के डिफरेंस से जो 350 वाली आपकी हाईएस्ट टर्म है, टोटली वो 38 टर्म बन रही है। टोटल ये टर्म 338 बनेगी।
तो लास्ट टर्म आपके पास 38 बन रही है, वो आपको लास्ट टर्म भी कह देता ना, तो फिर आपने वो आपको ये बता देता एन इतनी है, तो फिर आप लास्ट टर्म भी बता सकते हैं कि वो लास्ट टर्म कौन सी बनती है 38, और वो ये बनती है। अब जैसा कि ये बहुत बेसिक आपको लास्ट बात बता रहा हूँ, 1 3 5 7 9 350 तक जा रही है ये सीरीज। तो मैं आपको कहता हूँ मुझे इस एपी की ना फिफ्थ टर्म बता दें, क्या बता दें, फिफ्थ टर्म। तो इसका फार्मूला ये होता है, जब आपके पास क्लियर हो ना हर चीज, फिफ्थ टर्म बताने के लिए आप क्या करेंगे, A+4D कर देंगे, ए के साथ एक डी कम कर देंगे, एक बात याद रखिएगा। मैं आपको कहता हूँ मुझे इस एपी की ना आप 50 टर्म बताएं, तो आप A+49D करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए ए होगा, सेकंड के लिए A+D होगा, थर्ड के लिए A+2D होगा, A+3D होगा, 20 टर्म मैं आपको कहता हूँ तो A+19D होगा। देखें A+A आपके पास हो गया फर्स्ट टर्म, 19D, 19 फार्मूले का हो गया, डी डिफरेंस हो गया, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है, 2 है। मैं आपको कहता हूं मुझे यहां देखें ये आपके पास 4 टर्म है 7, मैं आपको कहता हूं मुझे 4 टर्म बताया, तो आप लिखेंगे A+3D। ठीक है, अब आपके पास ए क्या है, 1 है, 3 फार्मूले का है, डी डिफरेंस 2 का है, 3 2 6 +1, तो 4 टर्म आपके पास क्या बनेगी 7। तो ये फार्मूला आपने लगा के, ये मैंने नीचे भी सॉल्व कर दिया है, इसके हिसाब से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क, सो दैट आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। थैंक यू।